Hello dear friends, so today I'll covering this chapter number 2 of class 7, that is Kings and Kingdoms. The chapter 1 of class 7th is too short, so I thought कि जो chapter number 2 है हम पहले उससे start करें and then I'll make a separate video for chapter number 1 because वो बहुत शॉर्ट है और उसमें बहुत टू द पॉइंट और स्पेसिफिक हमें पढ़ना है. बट ये जो चैप्टर नंबर 2 है इसमें थोड़ा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है. सो लेट्स बिगिन दिस चैप्टर. तो हम इस चैप्टर में बात करेंगे दी इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज़ की. तो जो न्यू डायनेस्टीज़ थी वो हम चैप्टर 2 में देखेंगे कि कौन कौन सी न्यू डायनेस्टीज़ थी जो इमर्ज हुई थी. और ये जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 ये बात करता है 7th सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी के टाइम फ्रेम तक की. अब इसके अंदर एज यू कैन सी आई हैव अनोटेड दिस कंटेंट ऑल्सो कि 7th सेंचुरी में जितने भी सारे बिग लैंडलॉर्ड्स थे, वॉरियर चीफ थे, तो जो किंग्स थे उस रीजन के वो उनको समानतास कहते थे. तो जितने भी बिग लैंडलॉर्ड्स थे उनको क्या कहते थे किंग, उनको समानतास कहते थे. जब समानतास का काम क्या था, समानतास क्या करते थे किंग्स के लिए. तो जो समानतास थे वो कोर्ट में रहते थे, कोर्ट में प्रेजेंट होते थे, वो मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करते थे किंग को, वो किंग के लिए गिफ्ट्स भी लाते थे. फिर जब धीरे धीरे समानतास ने पावर को गेन करना स्टार्ट किया तो दे डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स एज महासमानतास एंड महामंडलेश्वरा, दैट इज़ द ग्रेट लॉर्ड ऑफ सर्कल और रीजन, किसी भी एक रीजन का ग्रेट लॉर्ड. ओके, अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है कि किस तरह वो एक किसी भी रीजन का जो समानतास थे वो एक पावरफुल फिगर बन जाया करते थे और जो किंग्स थे उनको ओवरथ्रोन कर दिया करते थे. सो राष्ट्रकूटा जैसे कि एक कम्युनिटी थी आप कह दें, तो उसके अंदर एक दांटी दुर्गा नाम का एक इंसान था, ठीक है, जो क्या था, वॉरियर चीफ था. और ये सर्व करता था चालुक्य को, ठीक है, चालुक्यज ऑफ कर्नाटका को. तो इस दांटी दुर्गा ने जो राष्ट्रीय कुटा का चीफ था, इसने चालुक्य यानी कि चालुक्य उसका किंग था और दांटी दुर्गा क्या था, वो चीफ था. तो उसने चालुक्य को ओवरथ्रो कर दिया, अपने ओवरलॉर्ड को उसने ओवरथ्रो कर दिया और उसने फिर परफॉर्म किया एक रिचुअल जिसका नाम है हिरनाया गर्भा, लिटरली द गोल्डन वॉर. तो हम बात करेंगे यहाँ पे कि कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने जो बहुत वेल्दी फैमिली से थे और इंटरप्राइजिंग फैमिली से थे, बट वो किंगडम्स की हेल्प करते थे. वो किंगडम्स में जो भी मिलिट्री स्किल्स होती थी तो वो उनको एक्वायर करते थे. जैसे कि यहाँ पर 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं और ये सीटेट में भी क्वेश्चन आ सकता है, मतलब आते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस भी, कि जैसे कदम्बा मायू आश्रमन एंड दी गुजारा प्रतिहारा हरीश चंद्रा. तो ये दोनों कौन थे, तो ये ब्राह्मण्स थे. ये ऐसे ब्राह्मण्स थे जिन्होंने अपनी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस थी, जो भी ट्रेडिशनल प्रोफेशंस थे बेसिकली, उसको गिव अप किया था और जो भी किंगडम की जो मिलिट्री स्किल्स थी उनको एक्वायर किया था. लेकिन उन्होंने कौन से किंगडम की स्किल्स को जो मिलिट्री स्किल्स थी उनको एक्वायर किया था, तो जो कदम्बा मायू आश्रमन था उसने कर्नाटका के किंगडम को इस्टेब्लिश करने में सक्सेसफुली हेल्प की थी और जो हरीश चंद्र था उसने राजस्थान के किंगडम को इस्टेब्लिश करने में हेल्प की थी. अब हम बात करेंगे कि 7th और 12th सेंचुरी में किस तरह जो था वो एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम्स होता था. तो जो किंग्स थे वो हाई साउंडिंग टाइटल्स को अडॉप्ट करते थे, जैसे कि महाराजा, अधिराजा, त्रिभुवना, चक्रवर्तीन, ठीक है. तो वो इन हाई साउंडिंग टाइटल्स को अडॉप्ट करते थे. देन आपका आता है कि जो किंग्स थे वो अपनी पावर जो थे वो समानतास के साथ और पीजेंट्स के साथ, ट्रेडर्स के साथ और ब्राह्मण्स के साथ शेयर करते थे. उसके बाद आता है कि अब रिसोर्सेज किस तरह कलेक्ट होता था. तो जो रिसोर्सेज थे वो आपके ऑब्टेन होते थे फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स. तो प्रोड्यूसर्स कौन कौन थे, तो वो थे पीजेंट्स थे, कैटल कीपर्स था, आर्टिसंस था. और यहाँ पर रिसोर्सेज का मतलब है कि जैसे जो टैक्स हो गया या फिर जो भी जो आर्टिसंस थे, ट्रेडर्स थे या पीजेंट्स थे, वो जो भी कुछ प्रोड्यूस करते थे,
ठीक है, जैसे कुछ भी वो पीजेंट्स हैं, ठीक है, कुछ भी अपना खेती बाड़ी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो जो भी वो अपना प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें से वो अपना हिस्सा जो थे वो किंग को प्रोवाइड करते थे। बट ऑब्वियसली किंग जो है वो डायरेक्ट तो लेने आएगा नहीं, है ना, जो भी उनका प्रोड्यूस होगा। तो जो इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज से थे, मतलब जो भी हाईली प्रोफाइल लोग थे, वो जो थे एज अ मीडिएटर एक्ट करते थे, और वो जो भी कुछ प्रोड्यूस करते थे, आर्टिसंस हो गए, पीजेंट्स हो गए, कैटल कीपर्स हो गए, जो भी वो प्रोड्यूस करते थे वो किंग को ला के देते थे। तो इस तरह पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चलता था 7th to 12th सेंचुरी में। सो इस बॉक्स में यहाँ पर बात की गई है चोला किंगडम की, कि चोलास जो थे वो कहाँ पर रूल करते थे, तमिलनाडु में। तो सीटेट में ये क्वेश्चन आ सकता है कि चोला किंगडम में टैक्स को क्या बोला जाता था। तो टैक्स को वती कहते थे, और वती जो थी दैट इज़ ये जो टैक्स था वो कैश में नहीं लेते थे। चोला किंगडम में जो था, चोलास में जो तमिलनाडु में आपका रूल करते थे, तो वहाँ पर टैक्स जो था वो कैश में नहीं होता था। वहाँ पर किस फॉर्म में टैक्स होता था, तो वहाँ पर आपका फोर्स लेबर या फिर कदमाई, जिसको लैंड रेवेन्यू भी कहते हैं। तो इन दो चीज़ों की फॉर्म में वहाँ पर टैक्स कलेक्ट होता था। अब हम बात करेंगे प्रशस्ति की। तो प्रशस्ति का मतलब क्या है? प्रशस्ति जो है ये एक लॉन्ग पोएम्स है जो डिटेल्स को कंटेन करती है किंग्स की, ठीक है, बट दैट मे नॉट बी लिटरली ट्रू। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो एजर्शन रीजन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि प्रशस्ति जो है वो क्या सही इंफॉर्मेशन कंटेन करती है किंग से रिलेटेड। तो द आंसर विल बी नो, ठीक है। ये जो है इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है फ्रॉम सीटेड परस्पेक्टिव ऑल्सो। अभी फैब में जो था इसी पैराग्राफ से क्वेश्चन आया था कि जो 12th सेंचुरी में जो थी वो आपके संस्कृत में पोयम लिखी गई थी, और जो कि कंटेन करती थी हिस्ट्री ऑफ किंग्स को, और वो किंग कहाँ के थे, वो किंग कश्मीर के थे। और ये जो पोयम थी ये लिखी थी आपका कल्हाना ने, ठीक है। अब जो क्वेश्चन आया था वो ये था कि 12th सेंचुरी में कल्हाना ने कौन कौन से रिसोर्सेज का यूज़ किया था टू राइट हिज अकाउंट। तो यहाँ पर एज यू कैन सी मेंशन है कि उसने ही यूज्ड अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज इंक्लूडिंग इंस्क्रिप्शन, डॉक्यूमेंट्स, आई विटनेस अकाउंट एंड अर्लियर हिस्ट्रीज। अब हम बात करेंगे वॉरफेयर फॉर वेल्थ। किस तरह जो थी ये जो रूलिंग डायनेस्टीज़ थी जो अब इमर्ज हो रही थी, तो वो किस तरह दूसरे डिफरेंट रीजन्स के ऊपर अपना कंट्रोल दिखाती थी, ठीक है, टू गेन दी वेल्थ एंड टू ऑल्सो उस रीजन को अपना अंडर में कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है कि जो रूलिंग डायनेस्टीज़ थी एम टू कंट्रोल एरियाज बियॉन्ड देयर ओन रीजन। कनौज एक गंगा वैली में है जो एरिया है, ठीक है, वो कनौज को जो था यहाँ पर 3 डायनेस्टीज़ थी, और उस कनौज को कैप्चर करने के लिए इन 3 डायनेस्टी में लड़ाई होती थी। तो वो कौन कौन सी थी? वो थी गुजारा प्रतिहारा, राष्ट्रकूटास एंड पाला डायनेस्टीज fought for control over Kannauj because there were 3 parties in this long drawn conflict. Historians often described it as the Tripartite struggle. तो ट्रिपाइट स्ट्रगल क्या था कि कनौज वैली को कॉन्क्योर करने के लिए जब इन 3 डायनेस्टीज़ में, ठीक है, इन 3 रूलर्स के बीच में जो थी लड़ाई चल रही थी, तो उस चीज़ को हिस्टोरियंस ने क्या बोला कि ट्रिपाइट स्ट्रगल। अब दूसरा रीजन मतलब मेजर रीज़न क्या है, किस तरह वो जो थे एरियाज को कैप्चर करते थे, कंट्रोल करते थे। तो रूलर्स ऑल्सो ट्राई टू डेमोन्स्ट्रेट देयर पावर एंड रिसोर्सेज बाय बिल्डिंग दी लार्ज टेम्पल्स, ठीक है, क्योंकि टेम्पल्स बना के जितनी हिस्टोरिकल आपका और जो रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स है, ठीक है, उनको बना के वो वहाँ पर पावर कंट्रोल करते थे, गेन करते थे। सो व्हेन दे अटैक्ड वन अनदर किंगडम्स दे ऑफन चूज टू टारगेट टेम्पल्स विच वर समटाइम्स एक्सट्रीमली रिच, ठीक है। तो जब भी लड़ाई होती थी वो एक दूसरे के टेम्पल्स को टारगेट करते थे। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि कौन सा ऐसा रूलर है जिसने 17 टाइम्स सब कॉन्टिनेंट को रेड किया।
तो वो है मोहम्मद ऑफ गजनी, जो कि अफ़गानिस्तान का था। इसने यहाँ पर आपका 17 टाइम्स जो था रेड किया था, और उसका टारगेट क्या था, तो हिज टारगेट वर वेल्थी टेम्पल्स इंक्लूडिंग दैट ऑफ सोमनाथ और गुजरात। तो सोमनाथ और गुजरात में जो थे टेम्पल्स थे उनको टारगेट करता था। देन यहाँ पर दूसरे किंग की बात की गई है कि जो दूसरे किंग जैसे कि जो चाहमनास थे, जिनको चौहान बोला गया था, तो वो भी जो थे आपका वॉरफेयर में इंक्लूडेड थे। ठीक है, अब जैसे यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि जो चौहनास थे, ठीक है, तो वो कहाँ रूल करते थे, मतलब कौन से एरिया से उनको जाना जाता था, तो हु रूल्ड ओवर द रीजन अराउंड दिल्ली एंड अजमेर। तो जो चौहानास थे आपका चाहमनास थे, जिनको चौहान था बोला था, तो वो कौन से एरिया में रूल करते थे, वो दिल्ली एंड अजमेर में रूल करते थे। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द क्लोजर लुक ऑफ चोलास फ्रॉम उरैयार टू तंजावुर। A minor chiefly family known as Mutterayar held power in the Kaveri Delta. So कावेरी डेल्टा में ये दोनों ही किंगडम थे, उरैयार एंड तंजावुर, और यहाँ पर जो था आपका मुतेरियार जो था वो पावर में था। Then the Vijayala who belonged to the ancient chiefly family of the Cholas from Urayar. So उरैयार में उरैयार से बिलोंग करता था आपका जो विजयाला था, और चोलास डायनेस्टी से था। तो उसने कैप्चर किया था मुतेयार से 9th सेंचुरी में आपका कावेरी डेल्टा। ठीक है, और उसने फिर तंजावुर जो था वो बिल्ड किया, एंड द टेम्पल ऑफ गॉडेस, जिसका नाम यहाँ मेंशन है निशुम बसोदिनी, उसने वो टेम्पल ऑफ गॉडेस बनाया। किसने बनाया, तो वो बनाया था वेंजालिया हु बिलोंग फ्रॉम चोलास। ठीक है, कहाँ के चोलास, तो उरैयूर के चोलास, और उरैयूर से फिर उसने जो था तंजावुर जो था उसने टाउन बिल्ड किया था। और जो सक्सेसर ऑफ विजयाला था, फिर उसने क्या किया था, किंगडम का साइज इंक्रीज किया, और फिर उस जो थे उसके सक्सेसर थे, विजयाला किंगडम के सक्सेसर थे जिनका नाम था पांड्यान एंड पल्लवर। तो उन्होंने अपनी टेरिटरीज जो थी टू द साउथ एंड नॉर्थ जो था वो कवर किया। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजा राजा वन जो था वो आपका मोस्ट पावरफुल चोला रूलर था। ठीक है, जिसने जो किंग बना था 985 में, एंड देन द राजा राजा सन राजेंद्र वन कंटिन्यूड हिज पॉलिसीज एंड इवन इन्वेडेड द गंगा वैली, श्रीलंका एंड द कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट। तो हम बात करेंगे द स्प्लेंडेड टेम्पल्स एंड द ब्रोंज स्कल्पचर की। तो जो बिग टेम्पल्स थे ऑफ तंजावुर के एंड द गंगाईकोंडा चोलापुरम, तो वो किसने बनाए थे, वो बनाए थे राजा राजा एंड राजेंद्र। अब यहाँ से क्वेश्चन ये घुमा के भी पूछा जा सकता है और डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। घुमा के पूछेंगे तो इस तरह पूछा जा सकता है कि ये किसके सक्सेसर थे, तो ये जो थे आपके जो थेला। सो अब हम बात करेंगे द चोला टेम्पल्स ऑफन बिकम द न्यूक्लियर ऑफ सेटलमेंट। तो क्यों हम इसको चोला टेम्पल्स को न्यूक्लियर ऑफ सेटलमेंट कहते थे, क्योंकि यहाँ पर जो था आपका क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था। ठीक है, और जो टेम्पल्स की जो ज़मीन थी वो आपकी एंडोर्ड विद द लैंड बाय रूलर्स एज वेल एज बाय अदर्स। ठीक है, तो वो आपका क्या था, रूलर्स प्रोवाइड करते थे, और जितने भी सारे जो आपके स्पेशलिस्ट थे, जैसे कि प्रीस्ट हो गए, गार्लैंड मेकर हो गए, कुक्स हो गए, स्वीपर हो गए, म्यूजिशियन हो गए, डांसर हो गए। ठीक है, तो वो सब भी क्या करते थे, वो आपके यहाँ पर टेम्पल के पास रहते थे। सो इन अदर वर्ड्स टेम्पल्स वर नॉट ओनली द प्लेसेस ऑफ वर्शिप, दे वर द सेंटर्स ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल लाइफ। तो यहाँ पर क्या होता था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो रहा है, सोशल भी हो रहा है, कल्चरल लाइफ भी डेवलप हो रही है। सो अब आता है कि यहाँ का कौन सा क्राफ्ट जो था वो एसोसिएटेड था टेम्पल से। तो जो ब्रॉन्ज इमेजेस थी, ठीक है, चोला एम्पायर की, वो आपकी बहुत फेमस थी। तो चोला ब्रॉन्ज इमेजेस आर कंसिडर्ड अमंग्स द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड, while the most images were of deities, sometimes images were made of devotees as well. तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चोला किंगडम में कौन सी इमेजेस का यूज़ किया जाता था, या कौन से जो स्कल्पचर्स थे वो यूज़ होते थे। तो यहाँ पर आ जाएगा ब्रोंज की इमेजेस यूज़ होती थी, और वो क्या इमेजेस होती थी, तो वो आपकी डेटीज़ की और डिवोटीज़ की होती थी।
सो अब हम बात करेंगे एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन की। वैसे इस टॉपिक में से ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, बस यही है कि आपका कावेरी डेल्टा में ऐसी क्या इम्पोर्टेंट फीचर है जिसकी वजह से वहाँ पर आपका इरिगेशन एग्रीकल्चर होता था। तो वो था आपको, क्योंकि यहाँ पर फर्टाइल सॉइल थी, ठीक है। कावेरी ब्रांचेस, जो कावेरी रिवर है, ठीक है, उसकी ब्रांचेस थी। यहाँ पर स्मॉल चैनल्स थे जो कि बे ऑफ बंगाल में जाकर मिलते थे। और उसकी फिर यहाँ पर आपका आ जाएगा कि पर्टिकुलरली कौन सी आपके कल्टीवेशन, किस चीज़ का कल्टीवेशन होता था। तो यहाँ पर आ जाएगा राइस का कल्टीवेशन होता था। और आपका यहाँ पर एम्बैंकमेंट्स थे, ठीक है, फ्लड को रोकने के लिए। तो यहाँ पर सिर्फ इतना ही इम्पॉर्टेंट है। और क्रॉप्स जो थी वो किस तरह ग्रो होती थी, तो इन मैनी केसेस नेसेसरी टू वाटर द क्रॉप्स आर्टिफिशियली, ठीक है। तो आपका 7th और 12th सेंचुरी के बीच में ये सारे इरिगेशन या एग्रीकल्चर फैसिलिटीज़ थी वो डेवलप हो गई थी कि आप जो हो क्रॉप्स को वाटर कर रहे हो आर्टिफिशियली, ठीक है, राइस का उगा रहे हो, एम्बैंकमेंट्स का बिल्टअप कर रहे हो ताकि फ्लड को प्रिवेंट करने के लिए एंड इरिगेशन मेथड का यूज़ होता था। तो वेराइटी ऑफ मेथड्स वर यूज्ड फॉर इरिगेशन। तो यहाँ पर सिर्फ इतना ही इम्पोर्टेंट। तो हम बात करेंगे द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर, ठीक है, चोला एम्पायर का किस तरह एडमिनिस्ट्रेशन होता था। तो यहाँ पर आएगा कि जो सेटलमेंट्स थे ऑफ द पीजेंट्स के, ठीक है, स्मॉल सेटलमेंट्स को क्या कहा गया था, स्मॉल सेटलमेंट्स को कहा गया था उर। और जब वो एक बड़े ग्रुप में फॉर्म हो गए, एक लार्जर यूनिट बन गए, ठीक है, और विलेजेस बन गए, तो उनको क्या बोला, नाडू बोल गया, नाडू बोल दिया। तो हम बात करेंगे द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर, ये किस तरह जो था वो चोला एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन था। जो सेटलमेंट्स थे आपके पीजेंट्स के, ठीक है, अब क्या था कि वहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत प्रोस्पेरस हो गया था, है ना, एग्रीकल्चर था, इरिगेशन था, फर्टाइल सॉइल थी, राइस को कल्टीवेट करते थे। तो अब क्या था, यहाँ पर जो सेटलमेंट्स थे पीजेंट्स के, ठीक है, छोटे छोटे सेटलमेंट्स को क्या बोला था, उर। अब वो सेटलमेंट जो छोटे से एक बड़े बन गए, लार्जर यूनिट में आपका ट्रांसफॉर्म हो गए और विलेजेस में कन्वर्ट हो गए, तो उनको क्या बोल दिया, नाडू बोल दिया। अब ये जो नाडू थे ये आपका क्या परफॉर्म करते थे, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस जैसे कि टैक्स कलेक्ट करते थे और आपका जस्टिस को प्रिवेल करते थे। अब आता है कि जितने रिच पीजेंट्स थे, अब पीजेंट्स तो रिच हो गए, ठीक है, तो ये जो रिच पीजेंट्स थे यही क्या बनाते थे, नाडू, नाडू बनाते थे, लार्जर यूनिट को फॉर्म करते थे और विलेज काउंसिल को फॉर्म करते थे अंडर द सुपरविजन ऑफ द सेंट्रल चोला गवर्नमेंट। अब जो था ये चोला किंग जो थे, इन्होंने जो रिच लैंड ओनर्स थे इनके टाइटल क्या दिया, इनको क्या स्पेशल नाम दिया, तो वो था आपका मुवेन द वेलन, अ वेलन और अ पीजेंट सर्विंग 3 किंग्स एंड ऑल्सो द अरेयार यानी कि चीफ एट्सेट्रा एज अ मार्कर्स ऑफ रिस्पेक्ट एंड एंट्रस्टेड। तो चोला किंग ने जो थे, जो रिच लैंड ओनर्स हो गए थे, उनको आपका ये 2 नाम दिए थे। और जो रिच पीजेंट्स थे वो नाडू जो थे, आपके जो लार्जर काउंसिल हो गए थे, ठीक है, वहाँ पर जो थे अपनी पावर को एक्सरसाइज करते थे अंडर द सेंट्रल चोला गवर्नमेंट। फिर ये एक इम्पॉर्टेंट आपका बॉक्स में इंफॉर्मेशन गिवन है कि टाइप्स ऑफ अ लैंड जो कि आपका चोला इंस्क्रिप्शन में लिखी थी। तो वेलन, आपको इनका पूरा नाम नहीं याद करना है, ये मैंने जिसको कंटेंट को एनोट किया है, तो अगर आप उस तरह याद करेंगे तो भी आपको याद रहेगा। जैसे कि वेलन, तो वेलन यानी कि पीजेंट। हमने अभी पढ़ा कि जो आपके किंग थे चोला एम्पायर के, उन्होंने नाम क्या दिया था, तो उन्होंने नाम दिया था आपका मुवेन द वेलन। तो वेलन यानी कि पीजेंट, तो अ वेलन और अ पीजेंट। तो यहाँ पर आप इस तरह याद कर सकते हैं कि वेलन का मतलब होता है आपका लैंड ऑफ नॉन ब्राह्मण यानी कि पीजेंट। देन ब्राह्मा, तो ब्राह्मण हो गया। शाला, तो पाठशाला से आप याद कर सकते हैं स्कूल हो गया, तो शाला है स्कूल। देन देवादना, तो देवादना आप इसको तो रोट मेमोराइजेशन ही है कि लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल्स। देन पाली, पाली से याद कर लीजिए जैना। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग भी एक्रोनॉम बनाकर इस चीज़ को लर्न कर सकते हैं। सो हम बात करेंगे कि जितनी भी सारी जो मेजॉरिटी ऑफ द लैंड थी दैट वाज गिवन ओनली टू द ब्राह्मण्स। और इसी वजह से क्या है कि जो कावेरी वैली है यहाँ पर सबसे ज़्यादा ब्राह्मण्स का जो है सेटलमेंट देखा गया था, ठीक है, एट द टाइम ऑफ चोला किंगडम। और ये जो आपका लैंड थी ब्राह्मणा की, जो कि ब्रह्मद्या थी, ठीक है, इनको कौन लुक आफ्टर करता था,
तो इनको जो था आपका जो असेंबली थी या सभा थी सिर्फ वही लुक आफ्टर करती थी। एंड और वो सभा जो थी वो किससे बनी होती थी, तो वो आपका जो थी ब्राह्मणा लैंड होल्डर से, सिर्फ उन्हीं की सभा थी जो आपका लुक आफ्टर करती थी। देन देयर इज ऑल्सो द एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स और नोन एज नगारम्स ऑल्सो ओकेजनली परफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस इन टाउन्स। तो टाउन्स में जो थी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को परफॉर्म करती थी। ये एसोसिएशन थी किसकी थी, ट्रेडर्स की एसोसिएशन थी। यहाँ से 1 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है। देन द इंस्क्रिप्शंस फ्रॉम उत्तरा मेरर इन चिंगलीपुट डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु। तो ये जो इंस्क्रिप्शन थी ये क्या प्रोवाइड करती थी, प्रोवाइड करती थी डिटेल्स इन अ वे विच दिस सभा वॉज ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, तो जो सभा थी आपके किसकी सभा, तो जो ब्राह्मण ये प्रोमिनेंट ऑफ ब्राह्मणा लैंड होल्डर्स थे। ठीक है, ये जो सभा थी इन की सभा के बारे में जो था आपके चिंगलीपुट डिस्ट्रिक्ट जो थी, ठीक है, वहाँ जो इंस्क्रिप्शन मिली थी तमिलनाडु में उसमें मेंशन है। This sabha had separate committee to look after the irrigation works, garden, temples, etc. इस सभा में अलग सब डिवीजन थे जो इन सब कामों को देखती थी। फिर आता है कि अब इन सभा में जो थे ये जो ब्राह्मणा के जो थे आपके ब्राह्मणा के लैंड होल्डर्स थे। अब हर कोई तो ब्राह्मणा के लैंड होल्डर नहीं बन सकता है ना, ब्राह्मण की ज़मीन का होल्ड नहीं रख सकता। तो ये कैसे लोग होते थे, इनकी क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए थी और आपका क्या इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, तो वो हम इस बॉक्स के अंदर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन गिवन है कि नेम ऑफ दोज eligible to be members of these committees were written on the small tickets of palm leaf, and these tickets were put in an earthenware pot from which a young boy was asked to take out the tickets one by one for each committee. तो ये जो कमेटी थी, ठीक है, इनके जो नेम थे वो कहाँ रिटर्न होते थे, तो वो एक आपके पाम लीफ पर होते थे। और जस्ट लाइक अ लॉटरी सिस्टम एक यंग बॉय होता था तो वो टेक आउट करता था टिकट्स को 1 बाय 1, और उसके अकॉर्डिंग जो कमेटी थी, अगर कोई इरिगेशन कमेटी है, ठीक है, तो हर कमेटी अपना जो काम था उसको देखती थी। अब यहाँ पर एक इंस्क्रिप्शन मिली थी जिसका मेंशन यहाँ पर किया गया है कि उत्तरमपुर इन आपका चिंगलीपुट डिस्ट्रिक्ट में जो मिली थी इंस्क्रिप्शन, तो वो ये इंस्क्रिप्शन है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सीटेट एज आई हैव ऑल्सो रिटन। तो यहाँ पर आपके क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज थे उस टाइम में चोला किंगडम में आपका एक कमेटी बनने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर है कि ऑल दोज हु विश टू बी मेंबर ऑफ दिस सभा शुड बी ओनर्स ऑफ लैंड फ्रॉम विच लैंड रेवेन्यूज कलेक्टेड। ठीक है, तो जिस भी ज़मीन से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है वो उनकी ज़मीन खुद की होनी चाहिए। बेसिकली दे शुड बी अ लैंड लॉर्ड, दे शुड हैव देयर own homes, they should be between 35 and 70 years of age, they should have knowledge of the Vedas, they should be well versed in administrative matters and honest. If anyone has been member of any committee in the last 3 years, आपका he cannot become a member of other committee. Anyone who has not submitted his account and those of his relatives cannot contest in election. तो यहाँ पर ये बुक के एंड में जो है आपके मैथ्स ऑफ फॉलोइंग थे कि इस पूरे चैप्टर में किन किन किंगडम्स और कम्युनिटी की बात की गई है। तो वो है आपके गुजारा प्रतिहारा जो कि गुजरात एंड राजस्थान में है। देन राष्ट्रकूटास जो है वो वेस्टर्न दक्कन में है। देन पालास बंगाल एंड चोलास इन तमिलनाडु। So thank you for watching this chapter. If anything is lagging behind in this chapter that I'm not able to cover it up, so please let me know, comment down in section, and also subscribe this channel so that if I'll make any video related to the content of CTET, so you will getting that notification.